ओके, तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 एलोअल्केन और हेरोएलिन कंपाउंड चल रहा है। अब उसमें लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक डिस्कशन किया था। अब आगे का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोएलिन कंपाउंड्स। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक बनता है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेसिफिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम आज डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल और मोस्ट टाइम भी टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दो कैटेगरीज है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज स्टीरियो। ओके, शांति से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि यहां पर 4 कैटेगरीज थी, और भी थी लेकिन टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4 है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों आइसोमेरिज्म है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होंगे दोनों कंपाउंड के। जो आइसोमर बनने वाले दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अब स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अलग होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कैसे? तो यहां पर पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इसीलिए यहां पर कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम है, आईयूपीएसी जो नेम है, वो पूरा अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा। दोनों आइसोमर के आईयूपैक नेम्स अलग अलग होंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं तो 1 क्लोरोपेंटेन और 2 क्लोरोपेंटेन। एक और एग्जांपल देते हैं, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इथोक्सी इथेन, मिथोक्सी 1 मिथोक्सी प्रोपेन। तो ये सब में पूरे आईयूपैक नेम्स बदल रहे हैं, और इनकी जो कैटेगरीज है वो हमने 11th में पढ़ी है, जिनमें एक था चेन आइसोमेरिज्म, एक था पोजिशनल आइसोमेरिज्म जहां पर अलग अलग पोजीशन पर ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जहां पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, ईथर अल्कोहल के साथ। और उसके बाद है मेटामेरिज्म, दोनों साइड पर अल्काइल चेन्स अलग होंगी। उसके बाद टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक बिल्कुल नहीं है। हम बात करने वाले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, और उसमें भी स्पेसिफिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेस में जो पोजीशंस होंगी ग्रुप की वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पेशल अरेंजमेंट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब यहां पर दो कैटेगरीज है, जिनमें फर्स्ट वन इज, वैसे तो इसमें दो कैटेगरीज आती है, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगुरेशन। और यहां पर जो दो कैटेगरी लिखने वाला वो है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरीज, जिनका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस टाइप की कैटेगरीज होती है, ब्यूट टूइन, सिस ब्यूट टूइन, ट्रांस ब्यूट टूइन। और अब हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड कुछ होगा,
ओके, तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले यहां पर कुछ वर्ड्स है, की वर्ड्स है। समझ लीजिए कि मेरे पास अल्फाबेट्स है, ए अल्फाबेट, एम है और आई है। अगर मिरर में देखें, मिरर में, तो ए, एम और आई बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। क्लियर? अब आपने आशीष लिखा है, इसमें आपने ये वाला ये यूज किया, फिर ये वाला यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर सेम। मतलब ये अल्फाबेट्स अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इंपोज हो रहे हैं, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। तो क्या हो गया? मतलब दोनों सेम है, अलग नहीं है, सिमिलर। अब हम बात करते कुछ ऐसे अल्फाबेट्स की जो अपनी मिरर इमेज से बिल्कुल मैच नहीं करते। आपने भावेश लिखा, तो आपने बोला ये मिरर इमेज यूज किया, तो ये गलत है। आपको भी ऐसे यूज करना है। आपने उसकी जगह पर मिरर इमेज यूज किया, मतलब वहां पर गलत हो गया, क्योंकि बी उसकी मिरर इमेज दोनों अलग है, डिफरेंट। यानी कि ये अल्फाबेट्स अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इंपोजेबल नहीं है। अगर आप बी को उठाकर यहां पर रखेंगे तो लाइन टू लाइन सेट नहीं होगा, डी यहां पर लाइन टू लाइन सेट नहीं होगा, पी यहां पर लाइन टू लाइन सेट नहीं होगा। यानी कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है। पहली बात यहां पर ध्यान रखो। तो इस पार्ट का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि बी और मिरर में दिखने वाला बी सेम नहीं है, लेकिन ए और मिरर में दिखने वाला ए सेम है। परफेक्ट? ओके ओके। यानी कि जो भी अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोजेबल नहीं हो रहा है, उनको एक वर्ड मिला है, वो है काइराल। किराल भी बोलते, चिराल भी बोलते कुछ लोग, हम बोलेंगे काइराल। और यहां पर जो है वो नॉन काइराल है या अकाइराल है। तो काइराल मतलब जो अपनी मिरर इमेज से अलग है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने, आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या दोनों सेम है? दिखने में तो सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन अगर इसकी मिरर इमेज तो ये बनेगा, आप इसको लाइन टू लाइन सेट करेंगे तो वहां पर सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। क्लियर? सुपर इंपोज नहीं हो रहा। अगर आपने राइट हैंड ग्लव लिया, अगर आप उसको लेफ्ट हैंड में पहनने की कोशिश करेंगे तो नहीं सेट होगा। मतलब दोनों हाथ सिमिलर दिखते हैं, है नहीं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है, दोनों अलग है। बी और उसकी मिरर इमेज की तरह, डी और उसकी मिरर इमेज की तरह, ए और ए की तरह नहीं है। यानी कि हमारा जो हैंड प्रिंट है वो भी क्या हो जाएगा? कायराल हो जाएगा। अब दूसरी बात कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कायराल अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इंपोज नहीं हो रहा है? तो उसका आंसर है प्लेन ऑफ सिमेट्री में। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप अपने हाथ में से
एक प्लेन पास करते हो, यानी कि जो इसके दो इक्वल हाफ कर सके। इमेजिन करना है, प्रैक्टिकली नहीं करना है। तो अगर आप इसके दो हाफ समझ ले, कोई एक प्लेन आपने यहां से पास किया, तो क्या दो इक्वल हाफ मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जिसमें जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे, यानी कि वो और उसकी मिरर इमेज दो अलग कंपाउंड बने। तो इसी बात को हम केमिकल कंपाउंड में आगे ले जाते हैं। यहां तक क्लियर? हमारा टॉपिक चल रहा है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में भी हमारा मेन टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हमारा मेन टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, वो है कायरात, जो मैंने यहां पर क्लियर समझाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो, यहां तक क्लियर? ओके, अब इधर आ जाइए। अब अगर कोई कार्बन, जैसे कि मीथेन, तो मीथेन का भी मिरर इमेज होगा, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखे। तो मीथेन और उसकी मिरर इमेज टाइप का मीथेन, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर कंपाउंड्स है। ध्यान से, ये रहा, इसकी मिरर इमेज आपने बनाई, तो ये बिल्कुल मिरर इमेज जैसा ही दिखेगा, मतलब दोनों मिरर इमेज सेम ही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये यूज किया है और या फिर मिरर इमेज यूज किया, दोनों बिल्कुल सिमिलर, कोई नया कंपाउंड नहीं है इसमें से, एग्जैक्टली सेम। अब हम आगे चलते हैं। मैंने यहां पर एक ग्रुप चेंज किया है। अगर इसकी मिरर इमेज देखी जाए, तो ये वाली मिरर इमेज होगी। अगर मैंने लाइन टू लाइन सेट किया, तो क्या सुपर इंपोज हो रहा है? तो क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ओरिएंटेशन बदल दे, दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे निकाल दे और फिर देखे, तो ये तो दोनों सेम है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर भी ये अपनी मिरर इमेज से बिल्कुल मैच कर, दोनों सिमिलर है। डन। अगर मेरे पास यहां पर Cl होता, तो वो Cl मिरर इमेज में यहां पर दिखता। 2D में अगर आप देखें, इसको उठा के इसके ऊपर सेट करें, तो आपको पहली बार में ऐसा ही लगेगा कि Cl इसमें इधर है, इसमें इधर है, सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको यहां पर दिखाया कि ये दोनों कंपाउंड्स बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाते हैं, ये दोनों अलग नहीं है, सिमिलर है। उसी तरह से मैंने अलग अलग ग्रुप ट्राई किए, तब पता चला कि अगर मेरा कार्बन एक साइड पर Br के साथ, एक साइड पर फ्लोरीन के साथ और एक साइड पर क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो उसका मिरर इमेज कुछ इस हिसाब से बनेगा। अगर आप इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करना चाहते हो, ये सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। और ये एक इमेज में दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान दो, ये रहा। इसमें कार्बन के साथ चार अलग अलग कलर्स जुड़े हैं, एक है ऑरेंज, एक है रेड, एक है व्हाइट और एक है ग्रीन। इसमें भी चार अलग अलग ग्रुप जुड़े। दिखने में ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही लिखते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको इस हिसाब से होल्ड किया, ग्रीन को पकड़ के रखा, इधर व्हाइट, उस साइड पर ऑरेंज, तो मिरर इमेज बिल्कुल ऐसा बनेगा। ध्यान से देखें,
अब अगर आप सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सुपर इंपोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रीन और सॉरी व्हाइट और ऑरेंज में दिक्कत आ रही है। आपको लगेगा सर आपने ओरिएंटेशन गलत रखा है, लाओ मुझे दो मैं करके देता हूं। आप ले लीजिए, आपने रेड पकड़ के रखा, ये रही इनकी मिरर इमेज। चलो सही है, दोनों में व्हाइट ऊपर दिखाई देंगे, ग्रीन इस साइड पर। अगर आप सेट करने जाएंगे तो वापस से ये सुपर इंपोज नहीं होगा, क्योंकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज की दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड भले ही सारे फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, दोनों में सब फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होने के बावजूद ये दोनों कंपाउंड सिमिलर नहीं है। ये बॉम्बे बी है तो ये भी बी का मिरर इमेज बनेगा, इस टाइप से है। मतलब ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अब मैं आगे लिखता हूं, यहां पर ध्यान दे, कार्बन which is attached with four different groups or four different atoms is known as chiral carbon. Chiral carbon. It is also known as asymmetric carbon. It is also known as stereo center. और जिसमें ये स्टीरियो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मीथेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, प्रोपेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, 1-क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड अगर आपको दिखे जिसमें कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच है तो वो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक एग्जांपल लिखता हूं, कंपाउंड है ये, यहां पर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, चारों ग्रुप अलग नहीं है। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ गए तो चारों अलग कैसे होंगे, 3 हाइड्रोजन आ गए चारों अलग कैसे होंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, तो स्टार ये वाले कार्बन जो भी कायरल कार्बन है उसको स्टार मार्क किया जाएगा। ये है हमारा असिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि एक साइड पर ये CH3 से कनेक्टेड है, एक साइड पर CH2CH3 से, एक साइड पर Br से और एक साइड पर हाइड्रोजन से। अगर आप इसकी फिशर प्रोजेक्शन बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखे। अगर इसकी मिरर इमेज ले तो ये कार्बन के साथ Br, ऊपर CH3, Br और H की पोजीशन मैंने चेंज की है बस। अगर इसको लाइन टू लाइन सेट करेंगे ये नहीं होगा सुपर इंपोज। तो अब जब भी आपके पास, फिर से जब भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कायरल कार्बन है, यानी कि ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड है, वो अपनी मिरर इमेज पर कभी भी सुपर इंपोज नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप एक प्लेन पास करेंगे तो इसके 2 इक्वल हाफ नहीं बना पाएंगे। कहीं से भी आप प्लेन पास कर लीजिए, इसके 2 इक्वल हाफ बनने से रहे, बिकॉज इट लेक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फिर से ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है, पहले तो ये बात समझ लो। क्लियर?
अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब ध्यान से, ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, इनको बोला जाता है एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहली बात, इनको एक और वर्ड दिया जाता है, वो है एनांशियोमर्स। कई बार बोला जाता है एनांशियोमॉर्फ्स, वो भी करेक्ट है। यानी कि ये इसका एनांशियोमर है, ये इसका एनांशियोमर है। हमारे पास एनांशियोमर की एक पैर है, यहां पर भी एनांशियोमर की एक पैर है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। अब ध्यान से, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल आर इक्वल। ये दोनों सिर्फ एक ही मैटर में अलग है, वो है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और लाइट से रिलेटेड वर्ड आया, इसीलिए इनको नाम मिला है ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर से, जब भी आपके कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन है, तब ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस जो बनेंगे वो सुपर इंपोज नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स अलग ही है, दोनों में स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और इनमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, तो ये सब तो सिमिलर है। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी है जो अलग होगी, वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन। समझाता हूं कैसे क्या होता, लेकिन उससे पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से एक बार देख लेना है आपको, क्लियर? तो वापस से, एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमर्स किस मैटर में, किस फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से अलग है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोलरीमीटर। लाइट जो है उसके वेव्स हर एक प्लेन में मूव करते रहते हैं। लाइट बीम, नॉर्मल लाइट बीम जो आपकी ट्यूब लाइट है उस, अब आपने उसके सामने एक प्रिज्म रख दिया, स्लिट रख दी, पोलराइज्ड प्रिज्म। जितने भी अलग अलग डायरेक्शन के, समझ लीजिए ऐसा कि यहां पर लाइट का सोर्स है, तो ये लाइट के वेव्स जा रहा है। अब मैंने सामने रखा एक स्लिट, तो जैसे ही लाइट पास होगी, अलग अलग प्लेन वाले, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये सब अलग अलग ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसमें से जो लाइट पास होगी वो यूनिप्लेनर होगी, एक ही प्लेन में आगे बढ़ रही होगी। और इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर से, नॉर्मल लाइट को अगर आप कोई निकोल प्रिज्म में से या पोलराइज्ड स्लिट में से पास करते हैं, तो वो आपको एक ही प्लेन में लाइट देती है, वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिनमें सारे वेव्स एक ही प्लेन में होंगे। अब इसके आगे एक चैम्बर है, और इस चैम्बर में आप कोई भी एक कंपाउंड रख सकते हो। कोई भी एक कंपाउंड कौन सा, तो इसको मैंने नाम दिया ए, और इसको मैंने नाम दिया बी। यानी ए और बी में से कोई एक ये रख लीजिए, या फिर उसकी मिरर इमेज रख लीजिए। आपने इसमें ए कंपाउंड अगर रखा, तो जैसे ही ये लाइट इसमें से पास होगी, ये रहा आपका चैम्बर जिसमें आपका कंपाउंड है, ये लाइट आ रही है, जैसे ही लाइट पास होगी, लाइट
आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट, कोई एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसकी वजह से ये होता है। तो अब यहां पर लाइट अगर राइट साइड पर रोटेट हो जाए तो जो आपने एक कंपाउंड रखा है उस कंपाउंड को नाम मिलता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, आपका कंपाउंड ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, सिंबलाइज्ड बाय डी। आपको लगेगा कि मैं स्मॉल डी तो नहीं कैपिटल डी रखता हूं ताकि इंपैक्ट पड़े। अरे बेटा, वो कैपिटल डी का मतलब ही बदल जाता है। ओके, वो जो है वो एक अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल डी ग्लूकोज। कैपिटल डी वो अलग है। तो हमें कंपलसरी यहां पर स्मॉल डी और प्लस यूज करना है। क्लियर? कब यूज करना है? जब आपका कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करता है तो वैसे आइसोमर को, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर को, वैसे एनांसियोमर को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाएगा। और अगर आपने यहां पर ए रखा और डेक्स्ट्रो मिला तो पक्का जब आप इसमें बी रखेंगे तब आपको प्लेन पोलराइज लाइट ए में इस टाइप से रोटेशन हुआ था तो बी में इस टाइप से रोटेशन होगा। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेशन, और ऐसे को बोला जाता है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है लेवो रोटेटरी। सिंबलाइज्ड बाय फिर से स्मॉल एल और माइनस। क्लियर? क्लियर? ओके, फिर से अगर ये कंपाउंड को मैंने +2 ब्रोमोब्यूटेन लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूं -2 ब्रोमोब्यूटेन कंपल्सरी। तो आपको लगेगा कि सर अब इसको प्लस लिखूं के माइनस, तो वो आपको कंपाउंड देखकर कभी भी पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। वो बात सिर्फ आपको पोलरीमीटर ही बता सकता है। यानी कि ये जो रोटेशन फाइंड करना, यानी कि डेक्स्ट्रो कौन है और लीवो कौन है वो फाइंड करना, इट्स अ स्ट्रिक्टली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। कोई कंपाउंड को देखकर ये नहीं बता सकता कि ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो में रोटेट करेगा या लीवो में रोटेट, अरे मतलब राइट साइड पर रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड करेगा, ये डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो होगा, ये नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर बता सकता है कि अगर एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो पक्का लीवो रोटेटरी। अब दूसरा पॉइंट, अगर कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है जिसमें मेन ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट थी, अब इसका रोटेशन इतना हो गया, एंगल बना 40 डिग्री का, यानी कि लाइट जो पहले ऐसी आ रही थी ऐसी हो गई, तो एक एंगल क्रिएट होगा, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। अगर एंगल ऑफ रोटेशन +40 डिग्री का है तो वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, तो लीवो रोटेशन कंपल्सरी -40 का होगा। आप मेजर करो ना करो, आपको वो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर 40 डिग्री ही रोटेशन मिलेगा। अब एक और सवाल कि अगर बीकर में मैंने ए और बी दोनों रखे तो वो भी 1 मोल 1 मोल मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट के लिए बोल रहा है, एक आइसोमर लेफ्ट के लिए बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करेंगे
ऐसे मिक्सचर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। फिर से इनको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। किसको? जो भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। यानी कि कायरल कार्बन अगर किसमें नहीं है तो वो तो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर आगे वो एट्रोपी आइसोमेरिज्म और वो सब अलग केस है, उसके लिए तो पूरा अगर अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर एक बेसिक कंटेंट में देखें तो जिसमें भी कायरल कार्बन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, जिसमें कायरल कार्बन नहीं है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर कायरल कार्बन है और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, समझे, 2 ब्रोमोब्यूटेन के 100 और 100 मॉलिक्यूल्स मिक्सर में है तो उनको बोला जाएगा प्लस और माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन, और इसका कोई रोटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो इक्विमोलार मिक्सचर है। और ऐसे को रैसिमिक मिक्सचर बोला जाता है, रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर। और रैसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगा, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी रैसिमिक मिक्सचर्स में मिलने वाली नहीं है। क्लियर? ओके, तो फिर से यहां पर एक टॉपिक पूरी एक बार फिर से बात कर लूं। यहां पर एक टॉपिक था जिसमें उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पोजीशन अलग होगी, चेन आइसोमेरिज्म में चेन अलग होगी। तो ऑब्वियस बात है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल से रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो अलग होगी। चलो क्लियर? अब हम बात करते तो यहां पर 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अल्फाबेट्स में 2 टाइप के होंगे, कंपाउंड्स में 2 टाइप के होंगे। कुछ अल्फाबेट्स अपनी मिरर इमेज पर एग्जैक्टली लाइन टू लाइन सेट हो जाएंगे क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो रहे, हम उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उनको हमने नाम दिया कायरल। कायरल वर्ड तभी यूज होगा जब अपनी मिरर इमेज कंपाउंड और अपनी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं होंगी, मतलब दोनों अलग है, 2 अलग चीजें हैं। बी और बी मिरर इमेज वाला दोनों अलग, ए और मिरर इमेज वाला ए सेम ही है, तो वहां पर उसकी बात नहीं है, अकायरल मॉलिक्यूल की बात नहीं चल रही। कायरल में आपका हाथ कायरल है, तो अब मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड कब कायरल बनेंगे? तो उसमें ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 अलग अलग ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो। अगर आपके कंपाउंड में कोई ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड है तो वो कायरलिटी शो करेगा। अब जब वो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये दोनों अलग है। इन्हीं को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन्हीं को बोला जाता है एनांशियोमर्स। ये है हमारी एक एनांशियोमेरिक पैर, ये थी एक और एनांशियोमेरिक पैर। इस पैर का एक आइसोमर, एक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करेगा। ये क्या होता है? तो ये इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पोलरीमीटर। जहां पर आप नॉर्मल लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। अगर हम इसी लाइट को पास करते तो हमें पता नहीं चलता, रोटेशन तो इसका भी होता, लेकिन ये यहां पर आ जाता, ये यहां पर आ जाता, ये यहां पर आ जाता, तो पता नहीं चलता। इसीलिए ये बनाने का हमारा काम ही है कि हमें पता चले कि लाइट का प्लेन रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नॉर्मल लाइट होगी तो पता ही नहीं चलेगा, रोटेट तो वो भी होगा। अब हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की।
जैसे ही उसको हमने कोई एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास किया तो उसने उस लाइट को रोटेट किया, मतलब लाइट आ रही थी ऐसे, थोड़ी ऐसे हो गई। अगर राइट साइड पर रोटेशन दिखा तो वो हमारा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी माना जाएगा, सिंबलाइज्ड बाय डी और प्लस। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेशन हुआ तो कंपाउंड माना जाएगा लिवो रोटेटरी और सिंबलाइज्ड बाय एल और माइनस। एक डेक्स्ट्रो बनेगा तो दूसरा पक्का लिवो बनेगा, ये डेक्स्ट्रो बना तो ये लिवो बनेगा। तो पता कैसे चलेगा देखकर कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लिवो है? नहीं लगेगा। ये स्ट्रिक्टली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट करो, पोलरिमीटर में रखो, पता चल जाएगा। ग्लूकोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और उसका भाई फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी है, वो नेचर का है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब एंगल ऑफ रोटेशन की बात की हमने कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट राइट 40 डिग्री का एंगल बना रही है राइट साइड पर, तो वो आइसोमर +40, तो दूसरा उसका आइसोमर -40 शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी अब आपके पास दोनों इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में है, दोनों का मोल सेम है और मिक्स में है, तब दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को एक्सटर्नली कॉम्पेंसेट कर लेंगे। इनको बोला जाता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन, क्योंकि इंटरनल कंपेंसेशन नाम की भी कोई चीज है, मीजोफॉर्म, डायस्टीरियोमर, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन ये बेसिक है अभी। तो ये कंपाउंड और ये जब दोनों मिक्सचर में होंगे तो रोटेशन आपको नहीं मिलेगा, और ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो आपको जब भी कोई कंपाउंड दिखे तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, आपको वहां पर पता लगाना है कि उसमें कोई ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्डेड वाला कंपाउंड है तो वो पक्का कायरल नहीं होगा। 4 अलग अलग ग्रुप में CH3 हो गया, CH2 हो गया, तो वो कायरल नहीं बनेंगे। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, और इसका हमें यूज करना है SN1 और SN2 समझने। तो ये पूरी थ्योरी है किसकी? ऑप्टिकल आइसोमर्स की। एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू, यहां तक रख।